हेलो स्टूडेंट्स, मेहता कॉलेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। अपना बीएससी सेकेंड ईयर के अंदर चल रहा था इलेक्ट्रॉनिक्स, उसमें अपना रेक्टिफायर कंप्लीट हो गया था। अपन ने उसमें हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर पढ़ा था। हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर में क्या होता है, जो आउटपुट डीसी प्राप्त होती है, जैसे अपने पास था रेक्टिफायर। अब इस रेक्टिफायर में यहाँ पर जो आउटपुट डायरेक्ट यहाँ पर दिया था अल्टरनेटिंग करंट और वोल्टेज। तो यहाँ पर जो डायरेक्ट वोल्टेज और करंट आती है, वोल्टेज और करंट, उस करंट में डीसी का कुछ पार्ट, एसी का कुछ पार्ट होता है। जो डायरेक्ट वोल्टेज और डायरेक्ट करंट होती है उसमें एसी का कुछ पार्ट होता है, मतलब पॉजिटिव तो होती है लेकिन समय के साथ उसकी डायरेक्शन और मान चेंज होता है, तो इस डायरेक्ट जो आउटपुट अपनी पल्सेटिंग वोल्टेज है या पल्सेटिंग करंट है, उस पल्सेटिंग वोल्टेज में से एसी को अलग करते हैं। तो इस एसी को जिस प्रक्रिया से अलग करते हैं या जिसके द्वारा अलग करते हैं उसको फिल्टर कहते हैं। तो लिखो फिल्टर। इसमें लिखो रेक्टिफायर से प्राप्त आउटपुट पल्सेटिंग वोल्टेज या आउटपुट पल्सेटिंग करंट या वोल्टेज में से अल्टरनेटिंग वोल्टेज या करंट का जो भाग है, उस भाग को जिस युक्ति से अलग किया जाता है उस युक्ति को फिल्टर कहते हैं। रेक्टिफायर से प्राप्त आउटपुट पल्सेटिंग करंट या वोल्टेज में से अल्टरनेटिंग वोल्टेज या करंट के में से अल्टरनेटिंग वोल्टेज या करंट के भाग को जिस युक्ति से अलग किया जाता है, जिस डिवाइस से अलग किया जाता है उसे फिल्टर कहते हैं। ये तो होगी फिल्टर की परिभाषा। फिल्टर क्या करेगा, यानी यहाँ पर जो अल्टरनेटिंग करंट है, अल्टरनेटिंग वोल्टेज या करंट, इसको गुजारेंगे रेक्टिफायर में से, तो अपने को प्राप्त होगी डायरेक्ट वोल्टेज करंट, डायरेक्ट पल्सेटिंग वोल्टेज या करंट। इसमें से जो पल्सेटिंग है, इस पल्सेटिंग को हटाएंगे रेक्टिफायर से, फिल्टर, तो अपने पास प्राप्त होगी डायरेक्ट वोल्टेज या करंट। यानी अपने पास पहले है एसी रेक्टिफायर में से गुजारा तो ये आ गया। अब यहाँ पर आएगा अपने पास ये
बिल्कुल कांस्टेंट, नो चेंज विथ टाइम। ये तो अपनी परिभाषा है, रेक्टिफायर से प्राप्त आउटपुट पल्सेटिंग करंट, आउटपुट डायरेक्ट और कर लो, आउटपुट डायरेक्ट पल्सेटिंग करंट या वोल्टेज को, वोल्टेज में से जो अल्टरनेटिंग वाला पार्ट है, अल्टरनेटिंग करंट या वोल्टेज का जो भाग है उसको जिस युक्ति से अलग किया जाता है उसको फिल्टर कहते हैं। और एसी को अलग करने की जो प्रक्रिया है तथा इस प्रक्रिया को स्मूथिंग कहते हैं। मरणसन, हिंदी में मरणसन तथा या लिख लो अल्टरनेटिंग प्रत्यावर्ती घटकों को अलग करने की प्रक्रिया को स्मूथिंग, मरणसन कहते हैं, स्मूथिंग कहते हैं। मृसनन कहते हैं, मृसनन कहते हैं। ये हो गया। अब फिल्टर 4 प्रकार के होते हैं, फिल्टर 4 प्रकार के होते हैं। फिल्टर 4 प्रकार के होते हैं। पहला है शंट कैपेसिटर, पहला है आपका शंट कैपेसिटर, दूसरा है सीरीज इंडक्टर, दूसरा है सीरीज इंडक्टर फिल्टर, दूसरा है, तीसरा है एल सेक्शन फिल्टर, चौथा है पाई सेक्शन फिल्टर। तीसरा है एल सेक्शन फिल्टर, चौथा है पाई सेक्शन फिल्टर, पाई सेक्शन फिल्टर। शंट कैपेसिटर फिल्टर, सीरीज इंडक्टर फिल्टर, एल सेक्शन फिल्टर और पाई सेक्शन फिल्टर, ये हैं। अब इसमें पहला पढ़ेंगे अपन शंट कैपेसिटर फिल्टर। पहला पढ़ेंगे शंट कैपेसिटर फिल्टर। हेडिंग डालो, पहला फिल्टर है शंट कैपेसिटर फिल्टर। यहाँ भी चेंज कर लो। शंट कैपेसिटर फिल्टर। अब ये जो शंट कैपेसिटर फिल्टर है ये लगेगा कहाँ? ये लगेगा आपके जो शंट कैपेसिटर फिल्टर है, ये जो फुल वेव रेक्टिफायर और हाफ वेव रेक्टिफायर है, फुल वेव रेक्टिफायर और हाफ वेव रेक्टिफायर हैं,
उसमें जो लोड रेसिस्टेंस होता है उस लोड रेसिस्टेंस के पैरेलल में लगेगा, उस लोड रेसिस्टेंस के पैरेलल में। तो डायग्राम बना लो। ये RL, ये आपका कैपेसिटर, ये PN डायोड, ये ट्रांसफार्मर, ये तो हो गया आपका हाफ वेव रेक्टिफायर। इस हाफ वेव रेक्टिफायर में अपन ने ये शंट कैपेसिटर लगा दिया। दूसरा फुल वेव रेक्टिफायर, डायोड D1, PN डायोड, ये है PN डायोड D2। इसमें कैपेसिटर लगा दो, यहाँ पर कैपेसिटर लगा दो, यहाँ पर कैपेसिटर लगा दिया, और यहाँ पर ये RL, ये आपका कैपेसिटर C। यह है आपका फुल वेव रेक्टिफायर। अब यहाँ पर जो अपन अल्टरनेटिंग करंट या वोल्टेज देंगे, वो यहाँ पर अल्टरनेटिंग वोल्टेज आएगी, वो कैसी होगी? V0। वो V0 होगी आपकी ऐसी, यानी ये आएगी। थोड़ा बहुत होगा यहाँ पर आधे हाफ साइकिल के लिए ही आएगी, तो ये आएगी V0। ये बना लो दोनों डायग्राम बना लो, फिर स्टार्ट करते हैं। लिखो, इसमें लोड प्रतिबाधा है, लोड प्रतिबाधा RL से अत्यल्प कम मान का एक कैपेसिटर लेते हैं। तो लिखो
लोड प्रतिबाधा RL से लोड प्रतिरोध RL, लोड प्रतिरोध RL से अत्यल्प प्रतिबाधा XC इज इक्वल टू 1/ओमेगा सी। लोड प्रतिबाधा RL से लोड प्रतिरोध RL से अत्यल्प प्रतिबाधा XC इज इक्वल टू 1/C का एक कैपेसिटर इसके समांतर क्रम में जोड़ देते हैं, इसके समांतर क्रम में जोड़ देते हैं, इसके समांतर क्रम में जोड़ देते हैं, इसके समांतर क्रम में ये जोड़ दिया। इसका मान है RL, यानी इसका प्रतिरोध है RL और इसकी प्रतिबाधा है XC इज इक्वल टू 1/ओमेगा सी, यहाँ पर 1/ओमेगा सी। इसके समांतर क्रम में जोड़ देते हैं। अब यहाँ जोड़ दिया तो ये क्या करेगा, जो करंट आ रहा है यहाँ से, जो करंट या जो वोल्टेज आ रही है उस अल्टरनेटिंग करंट या वोल्टेज को रोक लेगा या बाईपास कर देगा। अल्टरनेटिंग को ही रोकेगा, डायरेक्ट को नहीं रोकेगा। कैपेसिटर में से अल्टरनेटिंग करंट नहीं जाएगी, डायरेक्ट करंट जाएगी। तो लिखो समांतर क्रम में जोड़ देते हैं जो पल्सेटिंग आउटपुट वोल्टेज को, जो पल्सेटिंग आउटपुट वोल्टेज को बाईपास कर देता है, यानी AC को रोक लेगा, DC को जाने देगा। जो पल्सेटिंग आउटपुट वोल्टेज को बाईपास कर देता है। जब यहाँ पॉजिटिव साइकिल के लिए ले ले, जब डायोड से धारा का चालन होता है, जब डायोड से धारा का चालन हाफ वेव में कब होगा, जब पॉजिटिव हाफ साइकिल है। तो जो डायोड है फॉरवर्ड बायस में होता था, तो डायोड से धारा का चालन होता था। तो जब डायोड से धारा का चालन होता है तो संधारित्र आवेशित होता है, ये संधारित्र आवेशित हो जाएगा। तथा जब लोड प्रतिरोध पर धारा का मान कम होगा, यानी ये नेगेटिव हाफ साइकिल में होगा, तो धारा का मान कम होगा। तो जब लोड प्रतिरोध पर धारा का मान कम होता है तो आपका कैपेसिटर डिस्चार्ज होने लगता है। पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए चार्ज हो जाएगा और नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए ये डिस्चार्ज होने लगता है। यहाँ पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए भी चार्ज होगा, थोड़ा सा डिस्चार्ज होगा, यानी टी का मान यहाँ बहुत कम हो जाता है। थोड़ा सा डिस्चार्ज हुआ यहाँ तक, फिर ये करंट का मान कम होता है। इस वाले रीजन के लिए डिस्चार्ज होगा, इस वाले रीजन के लिए चार्ज, इस वाले रीजन के लिए फिर चार्ज। तो यहाँ चार्ज होने में समय लगता है और डिस्चार्ज होने में बहुत कम समय लगता है, तो लिखो जब डायोड से धारा का चालन होता है धारा का चालन होता है
जब डायोड से धारा का चालन होता है तो लोड प्रतिरोध पर अधिकतम वोल्टता होता है तो लोड रेसिस्टेंस पर मैक्सिमम वोल्टेज होती है तथा कैपेसिटर मैक्सिमम वोल्टेज तक आविष्ट हो जाता है तथा कैपेसिटर मैक्सिमम वोल्टेज तक आवेशित हो जाता है कैपेसिटर मैक्सिमम वोल्टेज तक आवेशित हो जाता है। अब जब आउटपुट वोल्टेज का मान कम होगा तो लोड प्रतिरोध के द्वारा कैपेसिटर का निरावेशन होता है या अनावेशन होता है तथा जब आउटपुट वोल्टेज का मान कम होता है तो या तब लोड प्रतिरोध के द्वारा संधारित्र का अनावेशन होता है। तब लोड प्रतिरोध के द्वारा संधारित्र का अनावेशन होता है। अनावेशन या निरावेशन। होता है जब आउटपुट वोल्टेज का मान कम होता है तो लोड प्रतिरोध के द्वारा संधारित्र का अनावेशन होता है। अब जो कैपेसिटर की इक्वेशन अपन ने पढ़ी है तो कैपेसिटर का जो अनावेशन होता है वो टाइम कांस्टेंट पे डिपेंड करता है। तो संधारित्र का निरावेशन टाइम कांस्टेंट या कालांक इसको बोलते हैं टाइम कांस्टेंट ये होता है RLC। टी से बताते हैं RLC। संधारित्र का निरावेशन कालांक TRC होता है। TRC RLC पर निर्भर करता है। ये L है लोड प्रतिरोध, RLC पर निर्भर करता है। संधारित्र के अनावेशन में किसी समय t पर संधारित्र पर कुल विभव, संधारित्र के अनावेशन में किसी समय t पर संधारित्र पर विभव, विभव का मान आएगा V = VEM E
ये आएगा T/RLC, T/RLC, ये करो T/RLC, यहाँ तक लिखो, फिर आगे करते हैं। उतारो इसको। ये हो गया। लोड प्रतिरोध RL से अत्यल्प प्रतिबाधा XC का एक कैपेसिटर है, वो RL के समांतर क्रम में लगा देते हैं। समांतर क्रम में लगा हुआ कैपेसिटर क्या करता है, जो पल्सेटिंग आउटपुट वोल्टेज आती है उसको बाईपास कर देता है, पल्सेटिंग आउटपुट वोल्टेज को बाईपास कर देगा। जब डायोड है, इस डायोड से धारा का चालन होता है तो लोड प्रतिरोध पर मैक्सिमम वोल्टेज होती है, लोड प्रतिरोध पर मैक्सिमम वोल्टेज होती है, तो जो कैपेसिटर है वो कैपेसिटर भी मैक्सिमम वोल्टेज तक चार्ज हो जाएगा, कैपेसिटर भी मैक्सिमम वोल्टेज तक चार्ज हो जाएगा। लेकिन जब धारा लोड प्रतिरोध पर धारा का मान कम होता है तो कैपेसिटर लोड प्रतिरोध के द्वारा डिस्चार्ज होगा, लोड प्रतिरोध के द्वारा डिस्चार्ज होगा। अब जो कैपेसिटर है इसका जो अनावेशन या निरावेशन है वो टाइम कांस्टेंट पर डिपेंड करता है। कैपेसिटर का निरावेशन टाइम कांस्टेंट पर डिपेंड करता है। तो किसी टाइम टी पर जब संधारित्र डिस्चार्ज हो रहा है, जब कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा है, उस टाइम कैपेसिटर पर वोल्टेज ये आ गई E V = EM E माइनस T/RLC। अब RLC का मान बहुत ज़्यादा हो तो क्या हो जाएगा, RLC का मान अधिक होने पर RLC का मान अधिक होने पर RLC का मान अधिक होने पर क्या आ जाएगा, V = EM, ये मान ज़्यादा हो तो इसको लिख सकते हैं 1 - T/RLC। डिस्चार्ज हो रहा है तो T समय पर उस पर वोल्टेज, अब डिस्चार्ज हो गया, फिर डायोड से धारा का चालन होगा, तो दोबारा लोड प्रतिरोध पर अधिक वोल्टेज अधिकतम आएगी। धारा का चालन हुआ पॉजिटिव हाफ साइकिल में, यहाँ पर अधिकतम वोल्टेज, माइनस में वोल्टेज कम होगी, कैपेसिटर डिस्चार्ज हो गया, फिर पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगा, धारा का चालन ज़्यादा होगा तो कैपेसिटर पुनः चार्ज होगा। तो लिखो T समय बाद T समय पश्चात जब कैपेसिटर पुनः आवेशित होता है, तब वोल्टेज का मान या वोल्टता का मान
वोल्टा का मान, अब क्या होगा, अब जब पुनः आवेशित होगा तो कैपेसिटर पर वोल्टा का मान ये लिया जाएगा, वोल्टा का मान V EM 1 माइनस टी RLC लिया जाता है। टी समय पश्चात जब कैपेसिटर पुनः आवेशित होता है तो वोल्टा का मान ये लिया जाएगा, क्योंकि चार्ज हुआ, डिस्चार्ज हो रहा है, अब यहाँ पर डिस्चार्ज हो गया और वोल्टेज या करंट फिर बढ़ गया तो फिर यहीं से चार्ज होने लग जाएगा। तो जहाँ जिस टी समय पर डिस्चार्ज हो रहा था वहीं से चार्ज होने लग जाएगा। अतः लोड पर विभव का मान, पहले क्या हो रहा था, लोड पर EM हुआ, जीरो हुआ, EM हुआ, जीरो हुआ। अतः लोड पर अब क्या होगा, लोड पर मैक्सिमम EM और मिनिमम EM 1 माइनस टी अपॉन RLC। अतः लोड पर निर्गत वोल्टता का मान, लोड पर निर्गत वोल्टता का मान EM से 1 माइनस टी अपॉन RLC 2 RLC 2 हो जाएगा, क्योंकि EM यहाँ पर ये आ गया, EM 1 माइनस टी RLC, तो बीच में से लेंगे तो 2 RL तक बदलता है। बदलता है या फ्लक्चुएट होता है। फ्लक्चुएशन होता है। अतः लोड पर निर्गत वोल्टता का मान EM, निर्गत वोल्टता का मान EM 1 माइनस 2 RLC तक फ्लक्चुएशन होता है। ये लिखो, फ्लक्चुएशन वोल्टेज। अब जो फ्लक्चुएशन वोल्टेज आ गई, वो फ्लक्चुएशन वोल्टेज डायरेक्ट वोल्टेज और जो अल्टरनेटिंग वोल्टेज का शिखर मान है, उस शिखर मान के मिश्रण से बनी हुई है। तो लिखो फ्लक्चुएशन वोल्टेज, डायरेक्ट वोल्टेज कौन सी, EDC का मान आया अपने पास, EDC ये मान आया आपका EM माइनस EMT 2 RLC। ये अपने पास था ना, अपने पास पहले था EM 1 माइनस टी अपॉन RLC टी, तो अंदर मल्टीप्लाई कर दिया है। तो फ्लक्चुएशन वोल्टेज, डायरेक्ट वोल्टेज व अल्टरनेटिंग वोल्टेज जिसका शिखर मान क्या है, जिसका शिखर मान है EM T अपॉन
2RLC है के मिश्रण से बनी हुई है, के मिश्रण से बनी हुई है, मिश्रण से बनी हुई है। फ्लक्चुएशन वोल्टेज डायरेक्ट वोल्टेज EM माइनस EMT अपॉन RLC व जो आपकी अल्टरनेटिंग वोल्टेज है जिसका शिखर मान EMT अपॉन 2RLC है, उन दोनों के मिश्रण से बनी हुई है, उन दोनों के मिश्रण से बनी हुई है। इसे फिल्टर से निर्गत उर्मिका वोल्टता या रिपल वोल्टेज कहते हैं। इससे फिल्टर से निर्गत उर्मिका वोल्टता या उर्मिका वोल्टता, इसको बोलते हैं रिपल वोल्टेज, रिपल वोल्टेज कहते हैं। इसे फिल्टर से निर्गत या उर्मिका वोल्टेज कहते हैं। ये आ गया, इसमें डायग्राम बना लो। ये तो आ गया आपका EM मैक्सिमम वैल्यू EM। दूसरा आ गया आपका मिनिमम, मिनिमम कितना EMT अपॉन RLC, RLC। दिखाई दे रहा है? और ये जो बीच का मान है, वो बीच का मान क्या आ गया? अपन ने जो एवरेज वैल्यू ली थी, अपन ने जो मान लिया था वो मान आ गया कौन सा? EM माइनस EMT अपॉन 2RLC, 2RLC। यानी कैपेसिटर चार्ज कहाँ तक होता था? कैपेसिटर मैक्सिमम चार्ज यहाँ तक होता था, और जब वो निरावेशित होता था तो निरावेशित यहाँ तक होता था, निरावेशित यहाँ तक होता था। अपन ने क्या लिया था? जो RL है, उस RL पर जो वोल्टेज फ्लक्चुएट हो रही है वो कहाँ से कहाँ तक हो रही है? EM से EM माइनस EMT अपॉन 2RLC से फ्लक्चुएट हो रही है। तो अपने पास जो पहले डायरेक्ट वोल्टेज ऐसे आ रही थी, उसमें फ्लक्चुएशन हो रहा था, तो अब वो कैसे आ रही है? अब आ रही है ऐसे तो आने लग गई। और देखते हैं, डायग्राम बना लो। ये टाइम पीरियड है आपका, यहाँ से लेके यहाँ तक एक T। इधर है आपका T, इधर है आपकी वोल्टेज, इधर है कैपिटल स्मॉल t और इधर है आपकी वोल्टेज।
अब रिपल वोल्टेज निकालते हैं। लिखो रिपल वोल्टेज, रिपल वोल्टेज रिपल वोल्टेज कहाँ से, जैसे ये आपका EM था, ये था आपका EM माइनस EMT अपॉन 2 RLC, और जो नीचे का था EMT 2 RLC, तो वहाँ से इसकी रिपल वोल्टेज हो जाएगी, रिपल वोल्टेज हो जाएगी EMT माइनस 2 RLC EMT 2 RLC, ये हो जाएगी माइनस EMT RLC। इसको सोल्व किया तो ये हो जाएगी EM अपॉन RLC T माइनस 2T। तो बाहर ले लिया ना, ये हो जाएगी आपकी रिपल वोल्टेज, यानी रिपल वोल्टेज का मान क्या आ गया, रिपल वोल्टेज का मान आ गया EM 2 RLC T माइनस 2T। अब जो रिपल वोल्टेज है उस रिपल वोल्टेज का VRMS मान निकालेंगे, रिपल वोल्टेज का VRMS। तो इसमें लिखो VRMS रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ रिपल वोल्टेज, इसी में लिखो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ रिपल वोल्टेज। या इसको रूट मीन स्क्वायर ई रिपल कर दो, वोल्टेज को इसे ले रहे हैं, रूट RMS वैल्यू ऑफ, या रिपल वोल्टेज की RMS वैल्यू। RMS वैल्यू क्या होती है, AC या ERMS, तो EAC हो जाएगा आपका। RMS वैल्यू क्या होती है, RMS वैल्यू होती है 1/T 0 से T तक E रिपल का स्क्वायर और DT, इसका भी होल स्क्वायर। रूट मीन स्क्वायर, रूट हो गया और इसका स्क्वायर, रूट तो 1/2, स्क्वायर ई का स्क्वायर हो गया तो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। तो यहाँ पर मान रख दो, ई का मान रख दो, तो मान रखेंगे स्क्वायर होगा, स्क्वायर का रूट हो रहा है तो ये तो आ जाएगा आपका बाहर EM अपॉन
2RLC, ये तो आ जाएगा बाहर, यहाँ बचेगा 1/t 0 से t, t माइनस 2t, t माइनस 2t dt 1/2 स्क्वायर है इसका, ये बचेगा। इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करने से पहले ब्रैकेट को ओपन कर लो, तो EM 2RLC 1/t 0 से t, इसको ओपन किया तो t स्क्वायर माइनस 4tt प्लस 4t स्क्वायर dt 1/2, ये हो गया। अब इसका समाकलन कर दो, समाकलन कर दो, समाकलन करोगे तो ये हो जाएगा 1/t t स्क्वायर t, इस t का तो t स्क्वायर t हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा माइनस 2t t स्क्वायर, इसका हो जाएगा 4t क्यूब अपॉन t, लिमिट 0 से t, और इसका 1/t EM RLC 2RLC, इसको सोल्व करना है, यानी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगानी है, तो ये आ जाएगा EM 2RLC। इसको सोल्व करके लिखेंगे, इसको सोल्व करने पर आएगा आपका t/√3, t/√3। तो ये EAC का मान कितना आ जाएगा, यहाँ से EAC का मान आ जाएगा EMT 2√3 RLC, ये EAC का मान आ गया। ये तो आ गया EAC का मान, EAC का मान आ गया। EDC का मान अपने पास पहले से था, EDC का मान क्या था, EDC का मान अपने पास था EM माइनस EMT अपॉन 2RLC। EDC का मान है, EAC का मान है, रिपल फैक्टर आ जाएगा। तो यहाँ तक करो, फिर इसका रिपेल फैक्टर निकालते हैं। इसका रिपेल फैक्टर, रिपल फैक्टर, उर्मिका गुणांक, उर्मिका गुणांक, उर्मिका गुणांक क्या होता है, R = EAC अपॉन EDC। AC का मान अपने पास है EMT अपॉन 2√3 RLC, अपॉन में ये आ जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा आपका EMT अपॉन 2RLC। यहाँ से देखो कुछ कैंसिल आउट हो रहा है क्या, कैंसिल आउट हो रहा है, EM कॉमन लेके EM को काट देंगे, करो इसको। यहाँ से इसको सोल्व करना, तो अपन ने क्या किया, EAC का मान निकाल लिया। EAC का मान रिपल वोल्टेज का रूट मीन स्क्वायर वैल्यू होता है। EDC का मान आ ही गया था अपने पास, जो लोड रेसिस्टेंस है, उस लोड रेसिस्टेंस पे वोल्टेज का मान कहाँ से कहाँ तक चेंज हो रहा है,
उसे EDC का मान आ गया था। इसको नेक्स्ट देखते हैं कल, जो आगे का बच रहा है थोड़ा बहुत, वो कल की क्लास में देखते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, मेहता कॉलेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। अपना सेकेंड ईयर इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर चल रहा था फिल्टर में अपने पहला फिल्टर पढ़ा था। पहला फिल्टर था अपना शंट कैपेसिटर फिल्टर, यानी जो लोड रेसिस्टेंस था उस लोड रेसिस्टेंस के पैरेलल में कैपेसिटर जोड़ दिया था। उसके पैरेलल में कैपेसिटर क्या करता था? कैपेसिटर जो AC पार्ट है, जो पल्सेटिंग वोल्टेज या पल्सेटिंग करंट के अंदर AC का कुछ जो पार्ट है, उस AC के पार्ट को रोक लेता है। तो यहाँ पर केवल DC करंट या DC वोल्टेज ही प्राप्त होगा। इसके लिए अपन ने EDC का मान निकाल लिया था, EAC का मान निकाल लिया था। आज देखेंगे रिपल फैक्टर। रिपल फैक्टर क्या होता है? रिपल फैक्टर होता है आपका जो AC करंट है, AC वोल्टेज है, AC वोल्टेज अपॉन DC वोल्टेज। हेडिंग डालो रिपल फैक्टर। रिपल फैक्टर रिपल फैक्टर में करो R इक्वल टू EAC अपॉन EDC। AC का मान EMT अपॉन 2√3 RLC अपॉन DC का मान है EMT अपॉन 2 RLC। इसको सोल्व करो तो ये चला जाएगा आपका ऊपर EMT अपॉन RLC, ये हो जाएगा 1 अपॉन EM माइनस EMT RLC। सोल्व करो इसको। यहाँ से देखो EM तो कॉमन ले लेंगे, R हो जाएगा आपका EMT 2/3 RLC EM 1 माइनस EMT अपॉन EM तो कॉमन ले लिया T अपॉन 2 RLC। 2 है ना यहाँ पर, 2 RLC। ये हो गया। EM से EM कैंसिल आउट, RLC को अंदर मल्टीप्लाई कर दो। RLC को अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया ऊपर T 2√3, अंदर मल्टीप्लाई किया तो इधर तो RLC, इधर
टी आर एल सी आएगा, उस आर एल सी से ये नीचे वाला कैंसिल आउट हो जाएगा, तो T/2 ये आ गया। ये आ गया। अब जो RLC है, इस RLC का मान ज़्यादा हो, इस RLC का मान ज़्यादा हो और T का मान कम हो, यानी RLC का मान ज़्यादा हो T से, या यहीं कर लेते हैं, when RLC greater than T, then जो R है रिपल फैक्टर, देन रिपल फैक्टर R, वो रिपल फैक्टर की R क्या हो जाएगा, T अपॉन, ये तो हो जाएगा आपका T ज़्यादा बहुत कम है और उसमें 2 का भाग लग रहा है तो नेगलेक्ट हो जाएगा, ये आ जाएगा 2√3 RLC, ये मान आ जाएगा। ये आ गया जो शंट कैपेसिटर है, उस शंट कैपेसिटर का रिपल फैक्टर, शंट कैपेसिटर का रिपल फैक्टर आ गया। शंट कैपेसिटर का रिपल फैक्टर। अब शंट कैपेसिटर जोड़ते हैं या तो FWR में या HWR में, हाफ वेव रेक्टिफायर में या फुल वेव रेक्टिफायर में। तो यहाँ तक इसके बाद लिखूं, जो आपका हाफ वेव रेक्टिफायर है, उस हाफ वेव रेक्टिफायर में शंट कैपेसिटर जोड़ दिया तो उस पूरे के लिए रिपल वेक्टर कितना आएगा, तो यहाँ लिख लो फॉर हाफ वेव रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर, यानी अपन ने क्या किया, HWR सर्किट था, HWR के साथ शंट कैपेसिटर जोड़ दिया, शंट कैपेसिटर जोड़ा है, हाफ वेव रेक्टिफायर के साथ शंट कैपेसिटर जोड़ा है। तो यहाँ HWR के लिए क्या होता है, T क्या होता है 1/F, HWR के लिए T 1/F होता है, यानी फ्रीक्वेंसी का इन्वर्स। ये हो गया, यहाँ मान पुट कर दो तो ये आ जाएगा, इसमें मान पुट किया, T का मान 1/F, तो ये हो गया अपना रिपल फैक्टर आ गया 1/2√3 FRLC। इसको सोल्व किया, इसको करो, √3 और 2 को मल्टीप्लाई करो तो ये आ जाएगा आपका 0.288 FRLC। ये आ गया HWR के लिए। इसको उतार लो पहले तो, ये हो गया। अब लिखो फॉर फुल वेव रेक्टिफायर, दूसरा है इसी में, फॉर फुल वेव रेक्टिफायर, यानी FWR के साथ FWR शंट कैपेसिटर फिल्टर, शंट कैपेसिटर फिल्टर। तो यहाँ पर क्या होगा, T का मान 2F के इक्वल होता है, जो टाइम पीरियड होता है वो 2F के इक्वल होता है। तो R कितना हो जाएगा, T की जगह पुट कर दो तो ये आ जाएगा 4√3 FRLC। तो ये मान आ जाएगा आपका 0.144 FRLC।
ये आ गया फुल वेव रेक्टिफायर के लिए, ये हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए। डायग्राम पहले बता ही रखा है। ये डायोड, ऐसा डायग्राम, इसको सही बना लो। अपन पहले बना चुके डायग्राम। ये हो गया आपका शंट कैपेसिटर फिल्टर कंप्लीट हो गया। इसके बाद दूसरा है आपका सीरीज इंडक्टर के फिल्टर। हेडिंग डालो, सीरीज इंडक्टर फिल्टर। सीरीज इंडक्टर फिल्टर, यानी यहाँ पर जो इंडक्टर होगा वो इंडक्टर सीरीज में जुड़ा होगा। इंडक्टर, प्रेरकत्व, ये इंडक्टर, ये आरएल के साथ, लोड रेसिस्टेंस के साथ सीरीज में जुड़ा होगा। तो सबसे पहले तो डायग्राम बना लो इसके। डायग्राम इधर बना लेते हैं, एक हाफ वेव रेक्टिफायर, एक फुल वेव रेक्टिफायर का। HWR का बनाते हैं। यहाँ पर V आउटपुट, यहाँ पर V इनपुट। ये है आपका डायोड, ये है आपका इंडक्टर L, ये है आपका RL। इंडक्टर जोड़ दिया RL के सीरीज में। दूसरा है FWR। FWR में 2 डायोड, ये डायोड D1 और ये डायोड D2। यहाँ पर V आउटपुट और यहाँ पर V इनपुट। इसमें हेडिंग डाल लो, सीरीज इंडक्टर फिल्टर। सीरीज इंडक्टर फिल्टर।
अब देखो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर यानी ये है अपनी इनपुट एसी, इनपुट एसी। जब इनपुट एसी देंगे तो पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए डायोड में से करंट फ्लो होगी, पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए डायोड में से करंट फ्लो होगी और करंट जाएगी आपकी एल में, इंडक्टर में, इंडक्टर में जाएगी तो इंडक्टर में विद्युत चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। अब नेगेटिव साइकिल के लिए जो आपका विद्युत चुंबकीय क्षेत्र है वो कम होगा, नेगेटिव साइकिल के लिए क्लास ये क्लास अभी स्टार्ट की मैंने, आज 5 क्लास लेनी है, मैंने पिछले टाइम में वही ली थी। यूनिट आपने लगवा दी है सारी, बस नाम बताना है यूनिट का नाम